देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अभी जो पेंशन स्कीम है एनपीएस, इसका ही अगला रूप एनपीएस है। इन दोनों में से कौन सी बेहतर है? कर्मचारी दोनों में से किसी एक का विकल्प चुन सकेंगे। वो एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकेंगे या यूपीएस में जा सकते हैं। और जो नए कर्मचारी भर्ती होंगे वो उनके लिए क्या मैंडेटरी यूपीएस ही रहेगी या वो भी एनपीएस चुन सकते हैं? किस तरह का यूपीएस का आधार बना है, क्या बेस है इसका, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। आप भी अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरा विस्तार से बातचीत रहेगी। जी नमस्ते सर। नमस्कार। क्या बताओ सर, जो 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन हो गया, यूपीएस लागू होने जा रही है, क्या कमियां खूबियां, क्या बेस इस स्कीम का? देखो, यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको हम बोलते हैं जी, वो अलग तरह से कोई स्कीम नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। जी, लोग जो डिमांड कर रहे थे कि एनपीएस में हमारी पेंशन कम बनती है या कुछ उतनी नहीं बन पाती जी, जितनी ओल्ड पेंशन स्कीम में बनती थी, तो उसकी एक एक्सटेंशन आप इसको मान सकते हो कि एनपीएस में ही सरकार ने एक विकल्प दे दिया जिसके अंतर्गत हर वो एम्प्लॉई जो 25 साल की सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करेगा, उसको उसकी लास्ट पे का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा, जी, ओल्ड पेंशन की तरह। जी। तो ये तो हुई बात। अब ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होनी। जी। अब ये जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होनी है, इसमें सिर्फ वो एम्प्लॉइज कवर होंगे जो एनपीएस के अंडर कवर हैं। ओके। केंद्रीय कर्मचारी वो कवर होंगे जो एनपीएस के अंडर कवर हैं। निजी क्षेत्र से कोई व्यक्ति इसमें नहीं कर सकता जैसा कि एनपीएस में कर सकता था। ओके जी। अभी फिलहाल जो गजट नोटिफिकेशन, ठीक है। और जो नए कर्मचारी भर्ती होंगे जो नए कर्मचारी भर्ती होंगे उन नए कर्मचारियों के आगे ऑप्शन होगा, वो चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं और चाहे तो वो यूपीएस में भी रह सकते हैं। ठीक है। और किसी ने एनपीएस में कोई कर्मचारी अभी है और वो फिर यूपीएस चेंज कर लिया उसने, तो दोबारा भी चेंज कर सकता है? नहीं, वो दोबारा नहीं, एक ही वन टाइम ओके ऑप्शन है ये। ठीक है, वन टाइम ऑप्शन है कि वो अगर किसी ने एक बारी स्विच ओवर कर लिया या ऑप्ट कर लिया तो दोबारा वो नहीं जा सकेगा, उसमें पुराने में नहीं जा सकेगा। ठीक है। तो जो कर्मचारी अभी एनपीएस में हैं तो वो कैसे, थोड़ा बताओ विस्तार से, अब दोनों की क्या कमियां, क्या खूबियां हैं, एनपीएस में रहे या उसके लिए यूपीएस में जाना बेहतर रहेगा? देखिए, एनपीएस भी कंट्रीब्यूशन बेस्ड या फंड बेस्ड हम कह सकते हैं स्कीम है जी, जिसमें 10% कर्मचारी कंट्रीब्यूट करता है और 14% गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है जी। उसके बाद जितना भी फंड कॉर्पस बनेगा और जब तक वो बनेगा तब तक ये सारा का सारा पैसा मार्केट में लगाया जाएगा जी। इक्विटी मार्केट में हो सकता है, डेट मार्केट में हो सकता है या फिक्स्ड डिपॉजिट में हो सकता है जी। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान में रख के फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कर्मचारी को जितना पैसा होगा उस पैसे का 60% वो निकलवा लेगा जी, निकलवा सकता है। और 60% में जो मिलेगा उसको वो 40% तो इनकम टैक्स से फ्री होगा जी और 20% टैक्स के अंडर आएगा। ओके, एक तो ये बात है। बाकी जो 40% पैसा रह जाएगा उसको कोई एन्युटी फंड में लगाना पड़ेगा जी, यानी उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगी वो रिटर्न वो मंथली बेस पर विड्रॉ कर सकता है, वो उसकी पेंशन होगी, एक तरह से रिटर्न होगी, आप ये मान के चलो जी। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको 60% पैसा मिलेगा जी। जिस गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है जो उसका कंट्रीब्यूशन है दोनों को जोड़ के प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह मिलके बनेगा उसका 60% वो ले सकता है जी। दूसरी तरफ यूपीएस में क्या होगा, यूपीएस में गवर्नमेंट ने
जो फंड बनाया है, 3 तरह के कॉर्पस की हमने बात की थी पिछले वीडियो में। इंडिविजुअल कॉर्पस, एक आपका पूल कॉर्पस और तीसरा आपका बेंचमार्क कॉर्पस के इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% रहेगा। इसमें एश्योर किया गया है कि एम्प्लॉई जो 25 साल की सर्विस पूरी कर लेगा उस एम्प्लॉई को 50% उसकी लास्ट 12 महीने की जो सैलरी है उसके एवरेज के 50% जो है वो पेंशन के रूप में उसको मिलता रहेगा। बट इसमें एम्प्लॉई को जो लमसम अमाउंट मिलना है वो लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, वो जितना उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई ने दिया है, वो जो फंड दिया है। मान लो किसी ने 50 लाख दिया तो 50 लाख फंड का उसको कितना मिलेगा, वो सिर्फ 60% मिलेगा। वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने वो 60% या 60% से कम विड्रॉ किया फिर उसकी पेंशन जो 50% नहीं रहेगी वो कम हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली। यानी 30 लाख तो वो विड्रॉ कर सकता है, 50 लाख एक मान के चले हम। अगर उसने 30 लाख विड्रॉ कर लिए तो उसकी पेंशन कम हो जाएगी। अब वो एम्प्लॉय को लमसम क्या मिलेगा? लमसम उस एम्प्लॉय को एक तरह से आप ये मान के चलो कि उसकी जो लास्ट पे है उस पे का 1/10। मान लो किसी की उस वक्त लास्ट पे आप 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए में से 50% 1/10 हो गए आपके 20,000। ठीक है जी। 20,000 में से अब उसने हर 25 साल सर्विस की। 25 साल की सर्विस का मतलब ये हो गया कि 50 छमाही होगी तो 20,000 को 50 से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो उसको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। अब प्रश्न आपने ये पूछा कि एम्प्लॉई कैसे चूज करे, कैसे ना चूज करे, कौन सी बेटर मानते हैं, कौन सी बेटर नहीं मानते। इसमें 2-3 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक तो हम ये देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेरे गोल क्या हैं, मैं क्या करना चाहता हूं। दूसरा हम ये देखेंगे कि मैं रिस्क उठाने वाला हूं या उठाने वाला नहीं हूं। और तीसरी बात फिर हम ये देखेंगे कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, यानी मेरी बेसिक पे आज के दिन कितनी है और अगले 25 साल के बाद कितनी होगी, कितनी नहीं। जहां तक जब आदमी रिटायर होता है उसको जो चीजें मिलती हैं, एक तो पेंशन, एक उसको अर्न्ड लीव, एक ग्रेच्युटी, कुछ कम्यूटेशन का हिस्सा जिसको आप लमसम पे आउट का नाम दिया है इन्होंने। अब इन चीजों में से ग्रेच्युटी और अर्न्ड लीव वो दोनों में समान है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ग्रेच्युटी और अर्न्ड लीव के रूल्स आपके ओपीएस के समान ही रहेंगे, इसलिए इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आपने जो कंसीडर करना है, अपनी कॉपी पेन निकालो, आज की डेट में आपकी बेसिक पे कितनी है, कितनी सर्विस आपकी हो गई, आप अंदाजा लगाओ कि आपके लास्ट तक 25 साल तक या जब तक आप सर्विस करते हो तब तक आपकी कितना कंट्रीब्यूशन आपका जा चुका होगा। और उसी कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में फिर गवर्नमेंट का जो कंपैरिजन है 14%, एनपीएस के लिए बोल रहा हूं ये मैं, कि वो कितना होगा। अब जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति की 1 लाख रुपए तब पेंशन होगी, सैलरी होगी, तो 50% में उसकी 50,000 सैलरी होगी। 50,000 सैलरी होगी और 50,000 पे उसको डियरनेस रिलीफ मिलता रहेगा, जो डीए आज आपका 55% है, वो तो 50 पे 27,500 बन जाएगा, तो उसकी 77,500 पेंशन होगी उस व्यक्ति की। ठीक। अब दूसरी बात आप ये लगाओ
कि एक व्यक्ति ऐसा है जो यूपीएस में नहीं आता, एनपीएस में है। उस व्यक्ति का आप ये लगाओ कि जब उसकी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो जो एनपीएस के अंडर फंड बना, आप बुरे से बुरी स्थिति में मान के चलो कि उस व्यक्ति की सैलरी जो है, पेंशन जो है जी, वो 20,000 बनती है। मान लो, आप कैलकुलेट कर लो ये, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करेगा, व्यक्ति के ऊपर अलग अलग आएंगी सबकी कैलकुलेशन जी। तो उस व्यक्ति को, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति को जो कंट्रीब्यूशन जो फंड बना, ओके, उसका फंड हो सकता है 2 करोड़ इकट्ठा हो रहा हो जी। अब 2 करोड़ का गवर्नमेंट का और उसका मिला के अगर वो 2 करोड़ फंड है तो 1/20 तो उसको उसी वक्त मिल जाएगा जी, 60%। जबकि यूपीएस में आपको इतना नहीं मिल रहा था, सिर्फ 10 लाख बन रहा था आपका, तो वो बन जाएगा जी। यानी आपके पास बैंक में उस वक्त आप बैंक में डिपॉजिट करवा दो, उसको एफडी करवा दो, जितना आपको मिलता है उस पे 7% 8% जी कुछ तो आपको रिटर्न मिलेगा। आज की डेट में मिल रहा है आपको 8% जी, 1 साल की एफडी पे। तो 8% में आप ये मान के चलो कि अगर आपका 1 करोड़ 20 लाख बनता है तो आपके 9,60,000 रुपए बनेंगे। बिल्कुल, 9,60,000 रुपए को 12 से डिवाइड करोगे तो 80,000 रुपए आपके इंटरेस्ट के आ गए। तो 20 आपके वहां से जो 40% एन्युटी में लगाया हुआ उसमें से आ रहे हैं, 80 इसमें से आ रहे हैं, तो भी आपकी 1 लाख बनेगी। जबकि उस साइड आपकी 75,000 77,000 के आसपास बन रही है। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बैठ के ठंडे दिमाग से कैलकुलेट कीजिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जिन एम्प्लॉइज की सर्विस की 10-12 साल होती है वो जो मर्जी अडॉप्ट कर ले, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यूपीएस ले चाहे कोई ले जी। जो जिनकी सर्विस 15 साल से ज्यादा की हो जाएगी और वो मान लो आज की डेट में पेमेंट 3 में है, पेमेंट 4 में है, उनको निश्चित रूप से एनपीएस में फायदा होगा। ओके, यानी जो जितना ऊंचा चला जाएगा उसका मंथली कंट्रीब्यूशन उतना ही बढ़ता जाएगा, और मंथली कंट्रीब्यूशन उतना ही बढ़ता जाएगा तो निश्चित रूप से उसको जो बेनिफिट होंगे, यानी जो एकदम मिलेंगे, वो उसको ज्यादा मिलेंगे। यूपीएस में ये कम मिलेंगे, यूपीएस में कम, हालांकि उसमें हाफ पेंशन तो मिल जाएगी सैलरी का, श्योर नहीं, लेकिन उसमें आपको पैसा, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, तब खाली हाथ रहेंगे, तब आप खाली हाथ रहोगे जी। ये तो अब लोगों के ऊपर है, कर्मचारी कैलकुलेट करें आप कि वो कितने उसकी लेंथ ऑफ सर्विस है, कितनी उसमें सैलरी रहेगी, उसके हिसाब से वो देखें। ये आपने सही कहा, ठीक है। मेन बेस इसका मतलब आपने यही बताया कि उसमें इकट्ठा पैसा मिलता है, 40% का जो एन्युटी उसको मिलती रहेगी, उसमें उसका सैलरी, और वो जो 40% है उसका वो भी उसी का है जी, लेकिन वो उसकी डेथ के बाद उसके परिवार वालों को मिलेगा, वो उसका फायदा नहीं ले पाएगा, वो उसका फायदा नहीं मिलेगा, रिटर्न उसको मिलती रहेगी जी, लेकिन डेथ के बाद वो। तो इसमें सर जैसे यूपीएस में आपने बताया जो उसका बेसिक सैलरी रहेगी उसका 50% रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, बाकी और क्या बेनिफिट उसमें रहेंगे उसको, उसके अलावा? और तो लमसम मैंने बताया ना कि उसकी जो लास्ट पे है उसका 1/10, हाँ, उसका 1/10, और उसने जितनी सर्विस की उस सर्विस का कितनी छमाई बनी जी, वो कैलकुलेट कर लो आप। मान लो 25 साल किसी ने सर्विस की तो 50 छमाई बन गई, किसी की 2 लाख सैलरी है तो 20,000 रुपए उसका 10 हिस्सा हो गया, 20,000 को आप 50 से गुना कर लो तो 10 लाख रुपए आपको लमसम मिल जाएगा, बस इतना मिले जी। वहाँ लमसम ज्यादा मिल, वहाँ लमसम आपको बहुत हैंडसम मिल रहा है, 60% है, काफी है, ठीक है। तो ये तो अब कर्मचारियों को देखना है, इसमें वो इंडिविजुअल देखना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि आप एक बार चेंज कर लिया, एनपीएस से यूपीएस में चले गए, वापस एनपीएस में नहीं आ सकते। और नए कर्मचारी जिनकी नई ज्वाइनिंग होगी वो भी एक का ही विकल्प एक बार ले सकेंगे, या यूपीएस ऑप्ट करें या एनपीएस ऑप्ट करें। आप एक बार जिसमें चले गए फिर उससे आप चेंज नहीं कर सकते जी, ठीक है।
तो यानी हम इसको किसी को ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है। नहीं, वो मैंने बताया ना, हाँ। वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ये चाहता है कि मुझे तो हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए, मैं यूपीएस का 50% लूँ, मेरी सैलरी 2 लाख होगी, 2 लाख रुपये में तो पेंशन लेकिन का। उसको उसमें भी नुकसान नहीं है, वहाँ भी मिलती रहेगी, लेकिन जो उसके पास लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी होगी ना, हाँ, वो निश्चित रूप से एनपीएस में ज़्यादा रहेगी। एनपीएस में ज़्यादा रहेगी। एनपीएस में ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है सर कि मंथ टू मंथ जो मिलता रहे ना, वो आखिरी सांस तक उसकी पूंजी रहती है, और जो इकट्ठा मिलता है ना, उसको तो फिर कुनबे में बच्चे बिजनेस में लगा दिए, ये लगा दिया, उसके पास इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। यूपीएस में तो आपको इकट्ठा मिल ही नहीं रहा। सैलरी तो मिल रही है, सैलरी वो तो मिल रही, पेंशन मिल रही है आपको। हाँ हाँ हाँ। लेकिन के बच्चों को आपने सेटल करना है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको इतना अमाउंट नहीं मिल रहा है कि आप वो करें, उनका बिजनेस करवा पाए या कुछ और करवा पाए, विदेश में पढ़ाई करवानी है, हायर एजुकेशन, उसमें दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। बिल्कुल। चलो, ये इंडिविजुअल मतलब मैटर करेगा, सभी कर्मचारी अपने हिसाब से मतलब पूरा कैलकुलेशन करके, सर का ये कहना है। और आप किसी सीए की मदद ले सकते हैं, किसी और अर्थशास्त्री की मदद ले सकते हैं, मैथमेटिशियन की, मतलब पूरा कोई किसी एक आदमी की से बात करके नहीं, 3-4 लोगों से बातचीत करके जब इसका फैसला ले। और कुछ इस पे आप कहना चाहो? ये अभी तक केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है जी, और राज्य सरकार भी चाहें तो इसको कर सकती हैं। हरियाणा इसको अडॉप्ट कर चुका है जी, उत्तराखंड अडॉप्ट कर चुका है, तो और राज्य भी हो सकता है जल्दी ही नोटिफाई कर दें जी। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि वो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक उनको अपना ऑप्शन देना पड़ेगा। बिल्कुल, कि वो यूपीएस में जाना चाहते हैं या एनपीएस में रहना चाहते हैं। अच्छा, 1 महीने का समय है बस? ये 3 महीने का। 3 महीने का। ओके, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अलग अलग रख सकती हैं, अलग अलग रख सकती हैं, लेकिन कर्मचारियों की तो एक ही डिमांड है कि हमें ओपीएस चाहिए। नहीं, वो निश्चित, उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए संघर्ष करो जी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको शायद ध्यान होगा, पीछे एक न्यूज आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है अपने लिए ओपीएस सैंक्शन कर दी थी जी, आदेश पारित कर दिया था कि जजेस जो हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये ओपीएस के अंडर आएंगे, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो भी एनपीएस के अंडर ही है। ओके, यानी पीड़ित वो भी हैं, लेकिन बात वही है कि काम सरकार को करना है, काम डिसीजन तो एग्जीक्यूटिव तो गवर्नमेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, जो कर्मचारी यदि आप ये चाहते हैं कि एनपीएस में जाएं तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, और बगैर संघर्ष तो कुछ मिलता नहीं। कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।